औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री का एक और आर्टिकल आपके सामने लेके आए हैं। ये आर्टिकल अब आसान भी है और इसके बाद हम जिस आर्टिकल को डिस्कस भी करेंगे वो एक जो है न्यूमेरिकल के हवाले से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के हवाले से है। सबसे पहले आपके सामने जो चीज़ लिखी हुई है इसको आप नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के बाद इसको आपने याद भी करना है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला की डिटेल आपके सामने लिखी गई। कल आपने पढ़ा था कि किस तरह केमिकल फार्मूला लिखा जाता है, आपने उसके मेथड पढ़े, आपने उसका रूल पढ़ा। आज हम देखेंगे कि केमिकल फार्मूला की कितनी टाइप्स हैं। केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। दो टाइप है केमिकल फार्मूला की। एक टाइप है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरी है इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो एम्पिरिकल फार्मूला है, अब एम्पिरिकल फार्मूला किसको कहा जाता है? इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड लेना है, उस कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम मौजूद होंगे, उनकी आप सिंपल रेशो निकाल लें। जो सिंपल रेशो निकलेगी, उस सिंपल रेशो के बाद जो चीज़ हमारे सामने आती है उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। मसलन आपको कहा जाता है ये एक मॉलिक्यूल है C6H6, दैट इज़ कॉल्ड बेंजीन। ये बेंजीन का फार्मूला है। इसकी हमने रेशो निकालनी है 6 और इसकी सिंपल रेशो क्या होगी? 6 और 6 आपस में डिवाइड हो जाते हैं 1:1। तो 1:1 का मतलब होगा C और H। तो इसका मतलब C6H6 की जो सिंपल रेशो है वो CH है। तो C6H6 का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो CH होगा। इसे कहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट ये बनता है कि आप इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा ये एम्पिरिकल फार्मूला है या इसको कैसे निकाला जा सकता है। आसान सा मेथड है। आपको सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन पता होनी चाहिए। मसलन आपको ये दिया गया ना CH या C6H6, आपको ये गिवन होगा, आपको ये दिया जाएगा कि इतने परसेंट कार्बन प्रेजेंट है और इतने परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है। C6H6 में मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि इसमें 30% कार्बन और 40% हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस चीज़ को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। जब परसेंटेज कंपोजिशन पता होगी तो आप एक फार्मूला लगाकर इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन पता हो तो आप मोल निकालते हैं। मोल निकालने के बाद अगला जो काम होता है आपका, आपने रेशो निकालनी होती है। रेशो निकाल के आप फिर जो है वो जो भी चीज़ सामने आती है वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला है। बेसिकली ये फर्स्ट ईयर का एक आर्टिकल है जिसमें हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं बाय परसेंटेज कंपोजिशन। क्योंकि आपके लेवल पे जो है वो बिल्कुल आसान चीज़ रखी गई है, इसलिए हम यहीं तक रहते हैं, आगे नहीं जाते। इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन। आप इससे परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो निकालते हैं। तीसरा, ग्लूकोज हैज़ एम्पिरिकल फार्मूला CH2O और इसकी रेशो कितनी है? 1:2:1। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब हम देखते हैं ये बन सकता है कि आपको ये वाला मॉलिक्यूल दिया गया C6H12O6, इसकी जो रेशो बनी वो ये थी C:12:6। इसको सिंपल ले जाए, 6 पे सबको डिवाइड करें, 6:1 6 और 6:1 ये रेशो सबसे सिंपल है, मज़ीद डिवाइड नहीं होती। पहले नंबर पे कार्बन था, कार्बन लिखा, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा, और तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ ये आपने 1 लिखा। तो इसका मतलब ग्लूकोज की सिंपल रेशो CH2O है और ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला बनता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला।
अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होगा, आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताएगा जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, कि कंपाउंड में कितने जो एटम हैं वो प्रेजेंट हैं, वो आपको एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से पता चलेगा। इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट के अंदर कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, हमें इससे ये पता चलता है। इस एग्जांपल को यहाँ से देखें, ये एक मॉलिक्यूल दिया गया है C6H12O6, ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में कार्बन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है। कंपाउंड का मॉलिक्यूल लिया, कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल लिया, उस मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स को चेक किया, 3 एलिमेंट दिए हुए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इसके 6 हैं, इसके 12 हैं, इसके फिर 6 हैं। मतलब कार्बन कंटेन 6 एटम्स, हाइड्रोजन कंटेन्स 12 एटम, ऑक्सीजन कंटेन 6 एटम इन दिस मॉलिक्यूल। So this is called molecular formula because it shows the actual number of atom of each element present in a molecule of a compound। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्यों कहा जाता है। उसके बाद दूसरा, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला। इसको एम्पिरिकल फार्मूला से ड्राइव किया जाता है। और किस तरह ड्राइव किया जाता है, ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, शॉर्ट में लिखा है मैंने EF। तो बेसिकली n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला है। n कोई सा भी नंबर हो सकता है, ये हम n बाकायदा निकालते हैं। n जो है वो निकाला जाता है, निकालने के बाद ये FSC का एक आर्टिकल है जिसमें n हम निकालते हैं। n बाकायदा निकाला जाता है, निकालने के बाद n की वैल्यू पुट करके एम्पिरिकल फार्मूला ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। मसलन यहाँ पे अगर 6 आता है, 6 से मल्टीप्लाई कराएं, ये 6 है और EF ये है, C6H12O6, आपके पास दोबारा यही फार्मूला बनेगा। तो तीसरा पॉइंट ये है, ग्लूकोज हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। तो ये आपका आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप थोड़े से केयरफुल रहिएगा अब, क्योंकि अब न्यूमेरिकल है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला मैस या मॉलिक्यूलर मैस हम किस तरह निकालते हैं, अब ये निकालने का मेथड है। मॉलिक्यूलर मैस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और फार्मूला मैस को कैसे जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो करवाऊंगा, आपने उस एग्जांपल को करके सही तरह फिर आपने असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने होंगे। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रा ज़हन में अब रखना होगा। और देखें माशाल्लाह बारिश भी शुरू हो चुकी है, आवाज़ आपको आ रही होगी। उसके बाद अब आपने जो अगला आर्टिकल करना है वो है मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले अगर हम देखें एक एग्जांपल है, कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड। एग्जांपल हम लिख लेते हैं 1.2 और ये आर्टिकल है 1.25। कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसको हम HNO3B कहते हैं। कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मैस ऑफ दी नाइट्रिक एसिड HNO3। सबसे पहले आपने क्या देखना है इसके अंदर, मॉलिक्यूलर मैस में जब भी आपने कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपने देखना है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। ये एक मॉलिक्यूल दिया गया है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन
एक एलिमेंट है, अलग अलग से इनका हम मैस लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप इसका सॉल्यूशन का ये है कि आपने लिख लेना है मैस ऑफ हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू 1.008 AMU, जो प्रोडक्ट टेबल में हम वो लिखते हैं। आप इसको शॉर्ट करके राउंड अबाउट करके 1 लिखेंगे, 1 AMU। उसके बाद आपको कहा जाता है मैस ऑफ नाइट्रोजन। मैस ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 13.99 समथिंग, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 14 AMU लिखेंगे। इसी तरह अगर हम देखें ऑक्सीजन का मैस ऑफ ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में अगर आप गौर करें तो 48 पेज पे बाकायदा ये आपको मिलेंगे भी 16 AMU। आपको कुछ के यानी आप कोशिश करें कि जो फर्स्ट 20 आपको मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड सो ऑन, तो पहले 20 आपने उनके एटॉमिक नंबर तो ज़ाहिर बात आपको तरतीब से याद हो जाएंगे जब मॉलिक्यूल याद होंगे। तो जो एटॉमिक मैस है वो आपने तरतीब से इनके याद करने हैं 1 से लेके 20 तक। तो ये जब आप करेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका निकालना है मॉलिक्यूलर मैस। अब मॉलिक्यूलर मैस जो है वो किस तरह निकाला जाता है, किस फार्मूले से हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मैस आपने फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर मैस का फार्मूला देखें आप, मॉलिक्यूलर मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ हाइड्रोजन प्लस मैस ऑफ नाइट्रोजन प्लस मैस ऑफ ऑक्सीजन। ये आपने यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करना है। अब जब आपने मैस ऑफ ऑक्सीजन लिखना है तो इसके साथ अब आप क्या करेंगे, बल्कि अभी पहले इसको देख लें। मैस कितना दिया गया इसका 1, यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, हम एक ही लिखेंगे। नाइट्रोजन कितना है 14, कितनी नाइट्रोजन दी गई है 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई, यानी इस 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करा दें ताकि आपको आइडिया हो कि मॉलिक्यूल में कितनी है। जितनी चीज़ें प्रेजेंट होंगी उनको एटॉमिक मैस से मल्टीप्लाई कराना आपने। हाइड्रोजन एक है, आपने एक हाइड्रोजन का उसके एक मैस के साथ मल्टीप्लिकेशन करा दिया। एज इट इज़ नाइट्रोजन है, आपने नाइट्रोजन को क्या रखा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस था 14, आपने 1 से मल्टीप्लाई कराया क्योंकि एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन आपने लेनी है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और टोटल कितना इसका मैस है 16। तो जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 प्लस 14 प्लस 48, तो जब इनको कैलकुलेट करें तो ये 63 AMU समथिंग बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मैस है आपके सामने ये है 63 AMU। आप किसी भी चीज़ का जो मॉलिक्यूलर मैस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब मॉलिक्यूलर मैस आपको पता होंगे तो तभी आप उनको कैलकुलेट करेंगे। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपने वो एग्जांपल सॉल्व करनी है और कोशिश करें कि आप एटॉमिक मैसेज जो हैं वो याद करें। आप इस तरह करें, सबसे पहले आप ग्लूकोज का करें, यही क्वेश्चन लिख लें आप, ठीक है। आप असाइनमेंट नंबर 1 2 3 4 इस तरह करके, अब पहला क्वेश्चन आपका ये था, बल्कि आप इसी को फर्स्ट मान लें। आपने C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मैस निकालना है, फिर आपने निकालना है C6H6 का, फिर आपने निकालना है H2SO4 का, फिर आपने निकालना है K2SO4 का। इसी तरह फिर आपने मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करना है C12H22O11 का। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है, जिनके आपने मॉलिक्यूलर मैस निकालना है। इसके साथ जो एग्जांपल दी गई है ना, एक 1.2 है और आपकी जो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 14, इस पे एग्जांपल दी गई है 1.3, वो ये वाली एग्जांपल है K2SO4 वाली। तो आपने मैस इनके पहले याद करने हैं। सल्फर का 32 है, पोटाशियम का जो है वो 39 है,
बाकी आपको जो है वो इनका आइडिया है, तो ये आपकी जो है वो असाइनमेंट हो जाएगी। उसके अलावा आप टेबल ज़रा देखें, एक टेस्ट योर सेल्फ दिया होगा 1.4, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, आपने उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकालना है, जो नीचे दिए गए हैं। Na2SO4 इसका भी निकालना है, उसके साथ आपने ZnSO4 का निकालना है और CuCO3 का निकालना है। ये 8 बनते हैं क्वेश्चंस, इनके मैंने आपको बता दिए। ये आपने पीरियोडिक टेबल से तलाश करने हैं कि इनके एटॉमिक मैसेज क्या क्या है। जो आपको पीरियोडिक टेबल दिया गया है इसमें मसलन ये दिया जाता है ना 11, और नीचे यहाँ पे लिखा होगा 22.9 मतलब 23, ये वाला मैथ आपने लेना है जो नीचे लिखा हुआ होगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके जो है वो मुझे बताएंगे। तो बहुत कम बच्चे जो हैं वो असाइनमेंट आपकी भेज रहे हैं, ये ना आप ना समझेंगे चेक नहीं हो रही, चेक बाकायदा हो रही है, लेकिन आप लोग बहुत कम, ये 3 या 4 लोग जो हैं वो टोटल भेजते हैं और आप काफ़ी सारे हैं। तो कोशिश किया करें कि आप इसको जो है वो करें। आपकी ख्वाहिश पे ही जो है वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं, तो आपका ऑपरेट भी करना आपका काम है। इन चीज़ों को आप जो है वो सॉल्व करें और सॉल्व करके सेंड भी किया करें, ताकि पता चले कि आपने काम किया है। सिर्फ आप वो नीचे कमेंट कर देते हैं कि हम प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ आपने बताना है कि हमने देख लिया है, बल्कि मकसद ये है कि आप इन चीज़ों को सॉल्व करें, इन चीज़ों को समझें। तो इन चीज़ों को समझें भी, इन चीज़ों को करने की कोशिश करें। ये आपका था मॉलिक्यूलर मैथ्स और मॉलिक्यूलर या फार्मूला मैथ्स। अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे केमिकल स्पीशीज़ को, जिसमें हम आयन की टाइप वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हमारा अब अगला आर्टिकल शुरू हो जाएगा, 1.3 आर्टिकल। इसमें हमने केमिकल स्पीशीज को डील करना है 1.3 नंबर आर्टिकल में। इसमें क्या होगा, इसमें आपने डिफाइन करना है सबसे पहले आयन को। आयन क्या होता है, आयन किसको कहा जाता है? आयन इज अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट। आयन अगर क्या है, आयन देखें तो आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट। एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, उसके ऊपर जो है वो चार्ज कोई प्रेजेंट है, तो उसको हम नाम देते हैं आयन का। किस तरह आपको दिया जाता है एग्जाम्पल के तौर पे, मसलन हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एक एटम है, इसके ऊपर जो है +1 चार्ज है, तो ये एक आयन है। इसी तरह आप सोडियम लेते हैं, इसके ऊपर +1 है। कैल्शियम लेते हैं, इसके ऊपर +2 है। Cl लेते हैं, इसके ऊपर -1 है। तो ये जो चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले लें, उसके ऊपर -2 है, जिसको आप आम जुबान में वैलेंसी भी कहते रहे हैं। ये वैलेंसी वाला जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा, इसको हम आयन का नाम देते हैं। ये अब हमारे सामने जो हैं आयन लिखे गए हैं और अब हम आयन्स को डील कर रहे हैं। तो अब आपने ज़रा गौर करना है कि आयन्स की कितनी टाइप्स बन सकती हैं। अगर हम गौर करें, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द आयन्स दैट आर प्रेजेंट इन एन आयन। एक आयन के अंदर 2 तरह की चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो टाइप्स इसकी अब क्या हैं? टाइप्स में देखें तो 2 टाइप्स बनती हैं। एक को आप कहेंगे कैटाइन और एक को आप नाम देंगे एनाइन का। कैटाइन क्या है? कैटाइन वो होगा एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको कैटाइन कहा जाता है। इसी तरह एनाइन है एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन।
कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटाइन कैसे बन सकता है? इट इज फॉर्म बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर ये कैटाइन बनता है। और एनाइन कैसे बनता है? इट इज फॉर्म बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे बनता है। कौन सी चीज बना सकती है? मेटल कैन फॉर्म इट। मेटल के कैटाइन बन सकते हैं क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत रखता है। मेटल को मेटल इसलिए कहते हैं बिकॉज मेटल हैज़ द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसका देखें तो क्या होगा? नॉन मेटल कैन फॉर्म इट। नॉन मेटल जो है वो इसको बना सकता है क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं, सोडियम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके नतीजे में बना आपका Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। अब क्या है आपका? कैटाइन। इसी तरह यहाँ पे हम क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करने के बाद उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एरो के बाद लिखें तो गिव होता है और एरो से पहले हो तो इसका मतलब होता है कि इसने जो है वो इसको गेन किया है। तो ये आपके पास कैटाइन और एनाइन का जो है वो मेन पोर्शन आ जाता है। उसके बाद आपको असाइनमेंट के तौर पे डिफरेंस टेबल दिए जा रहे हैं, पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16। जस्ट आपने डिफरेंस टेबल यहाँ से जो है वो करने हैं। एटम और आयन का क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का क्या डिफरेंस है, इसी तरह आयन्स और फ्री रेडिकल का क्या डिफरेंस है। ये वही चीज़ें हैं जो थ्रू आउट पीछे आप पढ़ के आए हैं, उनकी डेफिनेशंस वगैरह। तो इस टेबल में अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो आप इसको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, पूछिएगा कि ये क्या है। ये टेबल आपने डिफरेंस टेबल आपने याद करने, इसके अलावा इसमें से कुछ भी आपने तैयार नहीं करना। तो डिफरेंस टेबल आप तैयार करेंगे, उसके बाद जब हम नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट फिर हम मॉलिक्यूल वगैरह और आगे जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनको डिस्कस करके इस चैप्टर को जो है वो क्लोज़ करेंगे। तो बेसिकली आपके टोटल जो है वो एक लेक्चर या 2 लेक्चर बच जाते हैं। हो सकता है कि एक लेक्चर में ही अगला जो है वो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाए। तो आप कोशिश करें कि इसको खुद से जो टेबल है करने की, ताकि जो है वो मैक्सिमम काम हमारा जो है वो हो सके। तो ये 3 टेबल आपने पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद अगर ना समझ आए तो आपने बाकायदा इनको डिस्कस करना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।